अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, के ट्रेड प्रेजेंट्स बात कारोबार की। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसी। मार्केट के सेंटिमेंट्स एक पॉजिटिव नोट पे दिखाई दे रहे थे, लेकिन आज वीक का स्टार्ट है। आज मार्केट के अंदर कुछ सेलिंग प्रेशर देखा गया और फाइनली 47,000 का लेवल काफ़ी हद तक सपोर्ट करता हुआ दिखाई दिया। इंडेक्स में जो लेवल्स हैं वो 47,000 48,000 पे आके कुछ स्टक हो जाते हैं, जिसमें हम कह नहीं सकते कि आगे मार्केट क्यों स्टॉप हो गई, क्यों पॉज हो गई या क्यों आगे नहीं जा रही। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो आज की मार्केट को रोकते हुए दिखाई दिए। न्यूज़ काफ़ी हद तक पॉजिटिव हैं। नवंबर के मंथ से जो मार्केट का स्टार्टअप है वो काफ़ी पॉजिटिव रहा है। इन्वेस्टर ऑप्टिमिस्टिक रहे हैं, लेकिन अगर बात की जाए थोड़ी बहुत सेलिंग की, प्रॉफिट बुकिंग की, तो उसको रूल आउट नहीं किया जा सकता। रीजंस क्या हैं आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। लेट्स हैव अ लुक ऑन डेली हाइलाइट्स। आज की मार्केट की परफॉर्मेंस देखते चलते हैं। क्या रही परफॉर्मेंस? ओपन हुई मार्केट 47,295.80 के लेवल पर। हायर साइड मार्केट के 47,442.57, लोअर वॉज 47,020.85। आप देख रहे हैं 47,000 काफ़ी हद तक रेजिस्टेंस लेवल दिखाई दिया आज के दिन। क्लोजर रहा 47,115.04 का, यानी कि 180.76 का डिक्लाइन आज के दिन में देखा गया। टर्नओवर में करंटली 364.89 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए हैं। 104.94 आज मिलियन शेयर्स जो है वो डिक्लाइन देखा गया है फ्राइडे के मुकाबले में। एंड वैल्यू वाइज भी कुछ ड्राइनेस देखी जा रही है, 12.78 बिलियन रुपीस। एंड वॉल्यूम लीडर्स में ओनली वन स्क्रिप्ट बीइंग इन रेड टेरिटरी। हम नेटवर्क लिमिटेड इस लिस्ट को लीड कर रहे हैं 0.23 के इजाफे के साथ। 7.24 पे क्लोजर, 39.57 मिलियन शेयर्स ट्रेडेड। टेलीकार्ड सेकंड स्पॉट पे ये राइट शेयर्स हैं, 0.39 का इजाफा देखा गया। 19.02 पे क्लोजर रहा, 30.08 मिलियन शेयर्स ट्रेडेड। एंड लास्टली FNEL फर्स्ट नेक्स्ट इक्विटीज लिमिटेड 0.31 का डिक्लाइन, 10.04 पे क्लोजर, 25.9 का कारोबार रहा। ये था वॉल्यूम लीडर्स। मार्केट की करंट परफॉर्मेंस स्पेसिफिकली आज भी कुछ पेनी स्टॉक्स में पार्टिसिपेशन हम देख रहे हैं मुकाबले में पूरे वीक के, अगर लास्ट वीक को कंपेयर किया जाए तो आज के दिन देखा गया है। नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। टॉपिक ऑफ द डे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की परफॉर्मेंस का और इन्वेस्टर्स कैसे अट्रैक्ट हों, खासकर के ट्रेड के थ्रू। तो ये आज हम टॉपिक में डिस्कस करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में गेस्ट मौजूद हैं, उनको वेलकम करते हैं। विदाउट वेस्टिंग टाइम उनको वेलकम करते हैं। साद बिन अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, MD हैं KSB के ट्रेड सिक्योरिटीज़ के। अस्सलाम वालेकुम साद। जी वेलकम टू द शो। थैंक यू। साद, ये बताइए कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की परफॉर्मेंस की बात हो रही है। सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूँगी कि इन्वेस्टमेंट की जब बात होती है तो इन्वेस्टर्स को मशवरा दिया जाता है कि आएँ आप इंडेक्स में इन्वेस्ट करें, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करें। वाई नॉट इन रियल एस्टेट, वाई नॉट इन फंड्स, और या फिर हम कह सकते हैं कि फिक्स्ड डिपॉजिट में क्यों ना जाएँ? सो फॉर एग्जांपल ऑफ कोर्स एक्विटीज़ के सबसे बेहतरीन जो जिस तरह से एक अच्छी एक एसेट क्लास है, इसकी जो सबसे बेहतरीन कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है कि ये क्विक एंट्री और एग्ज़िट देती है और इजी एंट्री और एग्ज़िट होता है। अच्छा। ये इतनी मार्केट फ्लेक्सिबिलिटी आपको कोई और एसेट क्लास नहीं दे सकती, जिसमें ख़ास तौर पे अगर आप रियल एस्टेट लें तो यू कैन नॉट बाय एंड सेल इट इन अ सिंगल डे फॉर इंस्टेंस यूजुअली। सो एक ये है मार्केटेबिलिटी ऑफ द इशू। एंड अदरवाइज़ अगर आप रिटर्न्स भी देखें तो फिनोमिनल रहे हैं, इवन इन डॉलर टर्म्स बेसिस, यू नो इन डबल डिजिट में पिछले 20 ईयर्स का अगर आप रिटर्न देखें तो वो काफ़ी एक अच्छा रिटर्न नज़र आया मार्केट में। रुपी टर्म्स में भी एक अच्छी स्पाइक है, तकरीबन 20% रिटर्न ऑन एन एवरेज हमें नज़र आता है। तो मेरे ख्याल में एक एज एन एसेट क्लास एक्विटीज़ काफ़ी अच्छा एक एवेन्यू देते हैं तमाम सेविंग्स को चैनलाइज होने का। एज़ कम्पेयर टू फॉर एग्ज़ाम्पल आप फिक्स्ड इनकम का अगर देखें तो फिक्स्ड इनकम में रिटर्न्स फिक्स्ड होंगे जो कि बिलो 10% हैं। फॉर इंस्टेंस 8% या 6% के एट अ मैक्स रिटर्न वो ऑफ़र कर रहे होते हैं बैंक्स। उसके मुकाबले में एक्विटीज़ जो हैं वो काफ़ी अच्छा रिटर्न देते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल ऑन एन एवरेज एक डिसेंट स्टॉक आपको 20% 15% इस तरह के रिटर्न्स ऑफ़र करता है। एंड स्पेशली विद क्विक यू नो एंट्री एंड एग्जिट और मार्केटेबिलिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टॉक, मेरे ख्याल में एक्विटीज़ जो हैं वो काफ़ी बेहतर एक प्रेफर्ड एसेट क्लास रहती है।
اور آپ بہت کم اماؤنٹ سے بھی سٹارٹ کر سکتے ہیں, لیکن فکس ڈپازٹ کے لیے یا پھر ریئل اسٹیٹ میں جانے کے لیے آپ کو ایک میکسیمم اماؤنٹ چاہیے, ایک اچھا ہینڈسم اماؤنٹ چاہیے جس سے آپ فکس انکم لے سکتے ہیں. اچھا سعد, اوور آل اگر بات کی جائے پرفارمنس کی, تو آج ویک کا اسٹارٹنگ ڈے ہے. اسٹارٹ میں تھوڑی سی ایکسائٹمنٹ بڑھ جاتی ہے, منڈے کا دن ہے. لاسٹ بھی آپ نے دیکھا تھا جب نومبر 1 تھی تو مارکیٹ نے بہت ویلکم کیا تھا, لیکن آج کیوں کافی سیلنگ پریشر دیکھا گیا ڈیورنگ پورا دن ہم نے یہ دیکھا؟ تو ایسا کیا چیز تھی, جو نیوز تھی کوئی ایسی جو ڈسٹرب کرتے ہوئے یا انویسٹرز کے سینٹیمنٹس کو ہرٹ کرتے ہوئے دکھائی دی؟ So no, we know کہ during the past 6 months what has happened is کہ MSCI نے ہمیں ریکلاسیفائی کیا ہے پاکستان کو فرام ایمرجنگ مارکیٹ ٹو فرنٹیئر مارکیٹ, اور اس کا ڈیسیجن ابھی ویری سون ان 11th نومبر ایکسپیکٹڈ ہے کہ وہ ڈیسیجن لے لیا جائے گا, جس کی افیکٹو ڈیٹ 1 ڈسمبر ہوگی. تو پیپل اینٹیسپیٹ کہ دیر از گوئنگ ٹو بی این آؤٹ فلو آف $50 to $100 million جو کہ فارنرز کا ہوگا. پچھلے 2017 سے اگر ہم دیکھیں تو تقریباً $2.5 سے $3 بلین کی ایک فورن پورٹ فولیو انویسٹمنٹ ہے جو کہ آؤٹ فلو رہا ہے پاکستان میں فارنرز کا. یہ وہ ایک ریزن ہے جو کہ اب تک ایک کنسرن رہی ہے کہ فارنرز ہیو بین جنرلی نیٹ سیلر. اچھا, سو آج کل بھی جو کنسرن نظر آ رہا ہے, جس میں بسائڈز IMF کا پروگرام ہے جس کو فائنل کنکلوڈ ہونا ہے, اس سے ریلیٹ کرتی وہ تمام انفلیشنری ٹینڈنسیز یا اس طرح کے ڈیسیجنز ہیں جس سے کہ انفلیشن بڑھ سکتا ہے, وہ ایک کنسرن بنا رہا ہے. جس میں جو بالکل ریسنٹلی اگر ہم دیکھیں تو کول کی پرائسز لیٹ سے فار ایگزامپل کافی اوپر گئی تھیں. اچھا, کول کی پرائسز جب ابھی ہم نے ریسنٹلی دیکھا ہے لاسٹ ویک میں جب وہ کم ہوئی ہیں, اس کے بعد یہ ہم نے دیکھا ہے کہ سیمنٹ سیکٹر نے یا سکلکل اسٹاکس نے پرفارم کرنا شروع کیا. لیکن آف کورس جب یہ کول کی پرائسز یا کموڈیٹیز پرائسز ان جنرل اوپر جاتی ہیں تو اس کی وجہ سے ایک انفلیشن کے اوپر بھی امپیکٹ آتا ہے, اور وہ جو انفلیشنری ٹینڈنسیز ہو رہی ہیں یہ مجبور کر رہی ہیں انویسٹرز کو ٹو سوئچ فرام ون سیکٹر ٹو اندر, فرام ون ایسٹ کلاس ٹو اندر. سو میرے خیال میں اس وقت جو کنسرن ہے انویسٹرز کا وہ یہی ہے کہ اگر وہ کسی ایک پرٹیکولر سیکٹر کے اندر انویسٹڈ ہیں تو کیا اس کے آگے جا کے پراسپیکٹس وہ اچھے ہوں گے آفٹر سائننگ آف دی IMF اگریمنٹ. سو یہ ایک میرے خیال میں کنسرن ہے جس کی وجہ سے ہم مارکیٹ میں تھوڑا سا ایک سیلنگ پریشر دیکھ رہے ہیں. اور مارکیٹ یا انڈیکس اگر ایک سرٹن لیول سے آگے نہیں جا رہا ہے تو اس کی ریزن بھی پرائمریلی یہی ہے. اچھا, آپ نے کہا کہ جو ایمرجنگ مارکیٹ سے ایگزٹ ہو رہا ہے جو انویسٹرز کا, وہ بھی زیادہ ایک امپیکٹ دے رہا ہے مارکیٹ کو. آپ سمجھتے ہیں فرنٹیئر مارکیٹ کے لیے بھی تو کچھ بکنگز آئیں گی, کچھ چیزیں آگے بڑھنا شروع ہوں گی؟ فار شیور, آف کورس. فرنٹیئر مارکیٹ کا تقریباً جو سائز ہے فرنٹیئر مارکیٹ میوچل فنڈس کا, تو وہ تقریباً $5 to $8 بلین کا سائز ہے. اچھا, دا تھنگ از کہ پاکستان کا آلدو وہاں پہ ویٹیج ایک اچھا ہے, تقریباً 5% کے قریب ہمارا مارکیٹ ویٹ ہے, اور جب ہم 2009 کے قریب جب ہم نے ایگزٹ لیا تھا اس وقت ہم تقریباً 8 to 9% کے قریب ہمارا ویٹیج تھی. اچھا, تو ایکسپیکٹیشن پازیٹیو ہے بیکاز ڈیورنگ دا پاسٹ 3 years as I said ہوا یہی ہے کہ ایک آؤٹ فلو ہمیں نظر آیا ہے. سو ایٹ دا مومنٹ I can comfortably say کہ foreigners do not have anything to sell as such. So what will happen, what is going to happen is کہ they are going to come and invest in stocks. The question is where are they going to invest, in which sectors, and that's the burning question which the market is also trying to figure out کہ whether they are going to invest in banks or maybe E&P stocks, oil and gas chain, or maybe cement stocks. So یہ میرے خیال میں ایک کوشچن. چلیں جی, انویسٹمنٹ کے حوالے سے بھی بات کریں گے, کہاں انویسٹمنٹ کرنی چاہیے اور کس سیکٹر میں زیادہ انویسٹمنٹ کرنی چاہیے, اور خاص کر کے ٹریڈ کا کیا رول ہے. تو آپ بریک پہ جائیں, پھر بریک سے واپس آتے ہیں اور مزید گفتگو کو جاری رکھتے ہیں. تمام KASP K ٹریڈ لایا. انویسٹمنٹ کی سہولت تمام پاکستانیوں کے لیے. اب پاکستان سٹاک مارکیٹ میں آپ پاکستان کی ٹاپ کمپنیز کے حصے دار بن سکتے ہیں, وہ بھی نہایت ہی آسان طریقے سے. بس K ٹریڈ ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور پائیں ریسرچ پورٹل تک رسائی. سب سے کم چارجز اور گھر بیٹھے پائیں بہترین سرمایہ کاری کا موقع, کہیں بھی کبھی بھی. KASP K ٹریڈ. اب انویسٹمنٹ کرے ہر کوئی.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے اکانومک کنڈیشن کے بارے میں, پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے بارے میں. اب ہم بات کر رہے ہیں کے ٹریڈ کیسے اٹریکٹ کرتی ہے پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی طرف نیو انویسٹرز کو, اور خاص کر ان انویسٹرز کو جو بالکل بھی نہیں جانتے کہ ٹریڈنگ ہوتی کیسے ہے. تو سعد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے مزید بات کریں گے. سعد, نیو انویسٹر اٹریکٹ کیسے ہوں گے پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی طرف, کیونکہ یہاں پہ جو اگر ہم دیکھا جائے اوور آل پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں ٹریڈنگ کا ریٹ دیکھا جائے تو بہت کم انویسٹرز ہیں, یعنی پوری پاپولیشن کے حساب سے یہاں پہ اویئرنیس بہت کم ہے. تو کیسے کہ ٹریڈ کیسے ہیلپ آؤٹ کر رہے ہیں ان تمام چیزوں کو؟ سو آئی ووڈ آلسو مینشن کہ جیسے اس وقت اگر ہم دیکھیں تو بالکل ریسنٹ جو اسٹیٹ بینک نے نمبرز اناؤنس کیے تھے موبائل والیٹس کے, دیٹ ہیز کراسڈ 80 ملین. So that's a significant, quantum of your total population, the adult population. The adult population is somewhere around 125 million. Right. اس میں سے تقریباً اس وقت تک 80 ملین اکاؤنٹس جو ہیں وہ کھل چکے ہیں. اسی طرح سے اگر ہم کنونشنل بینکنگ میں دیکھیں تو تقریباً 70 ملین اکاؤنٹس ہیں, جس کے اگینسٹ 18 ٹریلین کے ڈپازٹس وہاں پر ہیں. جو چیز یہاں پر ایک اپرچونٹی آئیڈینٹیفائی ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ای کامرس یا الیکٹرانک بینکنگ ٹرانزیکشنز جو ہیں اس کا کوانٹم تقریباً 100 ٹریلین کا ہے.
اور یہ میگنیٹیوڈ اتنا بڑا ہے کہ جس کو ہمیں افیکٹولی چینلائز کرنا چاہیے ڈفرینٹ ایسٹ کلاسز میں. جو امپورٹنٹ چیز میرے خیال میں کے ٹریڈ جس طرح سے آفر کرتا ہے وہ پرائمریلی تو ایک اسٹاکس یا ایکویٹیز میں ایک ایسٹ کلاس کے طور پہ اپرچونیٹی دیتا ہے جس میں آپ کے پاس ₹2 کا اسٹاک بھی ہے and you have a 10,000 rupee stock as well. So depending on your appetite, risk appetite, and depending on your the investor profile, PSX in itself offers a great opportunity کہ وہ سیونگس کو اس طرح سے چینلائز کر سکے جس میں کہ انویسٹمنٹ بھی ہے اور اس کے بعد ریٹرن بھی ہے, چاہے وہ ڈویڈنڈ کے طور پہ ہو یا پھر کیپٹل گینز کی صورت میں لوگوں کو مل سکے. تو سب سے اچھی چیز جو کے ٹریڈ کی ایپ میں یہاں پر ہے, اور میرے خیال میں سب سے اچھا فیچر میں آپ کو ایک اور امپورٹنٹ اسٹیٹس بتاؤں کہ تقریباً کوئی 1 ملین ڈاؤن لوڈس اس کے ہو چکے ہیں. وی ہیو مور دین لائک 5,000 ایکٹیو یوزرس, دے آر کلائنٹس. تقریباً 2.5 لاکھ سے زیادہ اس میں یوزیج ہوتی ہے, 2.5 لاکھ سے زیادہ اس کے یوزرز ہیں ایپ کے. اس اسٹیج پہ جس طرح سے ایپ میں ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس میں جیز کیش کے ساتھ ہم نے ریسنٹلی ایک کولیبریشن کی تھی جس میں جیز کے جو موبائل کسٹمرز ہیں دے آر بینگ آفرڈ این اپرچونیٹی کہ وہ کے ٹریڈ کے نہ صرف کلائنٹ بن سکتے ہیں بٹ وہ ایک پریکٹس اکاؤنٹ اپنا اسٹیبلش کر سکتے ہیں جس میں وہ تھوڑی فیملیرٹی ڈیولپ کر سکتے ہیں کے ٹریڈ کے ایپ کے ساتھ. ٹریننگ لے سکتے ہیں, اٹس لائک ماکس, تو دے کین ڈیفینیٹلی آلویز گیٹ ان ٹچ ود اس. جب وہ ہمارے وہاں پہ نمبرز دیے ہوئے ہوتے ہیں, ہماری ویب سائٹ پہ بھی ہیں, ہماری ایپ کے اوپر بھی ہیں, وہ جب چاہیں ہمارے کسٹمرز کو کانٹیکٹ, کسٹمر سپورٹ سروسز کو کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. اور دیز گائز آر گوئنگ ٹو ہیلپ یو ان ٹرمز آف انڈرسٹینڈنگ واٹ دا مارکیٹ از, دا اسٹاکس ٹو انویسٹ. اور پرائمریلی جو چیز وہ آفر کر رہی ہے وہ اس طرح سے ہے کہ آپ پریکٹس اکاؤنٹ کے تھرو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو ایک ورچوئل کرنسی یا پھر ایک ٹوکن منی جو ہے وہ کریڈٹ کر دی جاتی ہے آپ کے اکاؤنٹ میں, جس سے کہ آپ پھر پریکٹس کر سکتے ہیں بائی اینڈ سیل اینڈ دین یو کین میک یور اون پورٹ فولیو آن دا ریئل پرائس. یہ بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے. کوئی نیو پرسن ہوتا ہے ان کو بولے تو بولتے ہیں اسٹاک مارکیٹ میں ہے نا, ہاں اس میں نمبرز ہوتے ہیں, ان کو پتہ نہیں ہے کچھ, لیکن یہ ایک اٹریکشن بلڈ اپ ہو جاتی ہے. اور اوبیسلی جب آپ کے کسٹمر سروسز جو موجود ہیں جو آپ کو سرو کرنے کے لیے ہوں تو ان سے اگر آپ کو رائے مل جائے یا ان سے آپ کو یہ ایڈوانٹیج مل جائے تو اٹس اے گڈ آئیڈیا. So absolutely. So we have account managers who are actually managing all of our clientele. اور وہ کرتے, ان کا جو رول ہے وہ یہ رول ہے کہ کلائنٹس کو یا کسٹمرز کو جنرلی انفارمڈ رکھیں. ایک اور اس میں امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جیسے ہم نے ابھی ریسنٹلی بڑے روڈ شوز کیے ہیں, وی ور ان حیدرآباد ویک بیک, اور اس سے پہلے انفیکٹ ابھی کچھ دنوں کے بعد ہمارا گجرانوالہ میں ایک اچھا روڈ شو ہونے والا ہے. وہاں پر بھی کافی ایک بڑی ہمیں ایک وی آر ایکسپیکٹنگ اے ہیوج ریسیپشن. رائٹ, چلیں سر آپ سے رپورٹ بھی پوچھتے ہیں, اس کا رسپانس پوچھتے ہیں کہ کیا رہا حیدرآباد, کیا آپ کے پاس رسپانس, اور اس کے ساتھ ساتھ رول کی بات ہو رہی ہے تو رول آف کے ٹریڈ ان اٹریکٹنگ ان دا انویسٹر ان اسٹاک مارکیٹ, پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی پرفارمنس کیا رہی, تو یہ رپورٹ دیکھیں پھر واپس آتے ہیں. گزشتہ 3 برسوں میں پاکستان میں بہت سی مثبت تبدیلیاں آئی ہیں, جیسا کہ سرمایہ کاروں کا حکومتی پالیسیز پر اعتماد کئی گنا بڑھا ہے. پاکستان اسٹاک ایکسچینج نے بہتر کارکردگی کے حوالے سے ماضی کے ریکارڈ توڑے ہیں, جبکہ نجی شعبے نے بھی آگے آ کر اس میں دلچسپی ظاہر کی ہے. بلا شبہ اس کا سہرا وزیر اعظم اور موجودہ معاشی ٹیم کے سر ہی جاتا ہے. پاکستان اسٹاک ایکسچینج موجودہ دور حکومت میں اپنے کاروباری حجم, مارکیٹ گروتھ کے اعتبار سے نہ صرف دنیا بھر میں ایک مقام بنانے میں کامیاب رہی ہے, بلکہ ساتھ ہی ہر دن کوئی نہ کوئی تاریخ رقم کرتی نظر آئی ہے. پاکستان اسٹاک مارکیٹ کی ایشیا میں بہتر کارکردگی بلا شبہ پالیسیز کے تسلسل کی بدولت ہی ممکن بنی ہے. دوسری جانب ماہرین کی جانب سے حوصلہ افزا پیشن گوئیوں نے بھی سرمایہ کاروں میں اعتماد پیدا کیا ہے, جنہوں نے نہ صرف مارکیٹ میں سرمایہ کاری کی بلکہ اس کی گروتھ اور انویسٹرز کا دل جیتنے میں بھی اہم ترین کردار ادا کیا. شاید اسی بنا پر مارکیٹ گراف بلندی کی جانب گامزن ہوا, اور یہی وجہ رہی کہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں بہترین ٹریڈنگ نے ایک بار پھر اسٹاک کی جانب دنیا بھر کے لوگوں کی توجہ مرکوز کرائی. اس سارے عمل میں جو سب سے خوشائن بات ہے وہ ہے پرائیویٹ سیکٹر کا پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں دلچسپی لینا, اور ساتھ ہی اس کی ترقی کے لیے ایسے اقدامات اٹھانا کہ جس کی بنا پر ہر ایک عام صارف بھی اسٹاک مارکیٹ میں حصہ داری پر آمادہ ہو جائے. تاہم حال ہی میں اس عمل میں بہتری آئی ہے. بہترین منافعوں اور نئی کمپنیز کی آمد سے لوگوں کا حوصلہ بھی بڑھا ہے, اور ریٹیل انویسٹرز کے ساتھ ساتھ آئی پی اوز بھی تیزی سے اس مارکیٹ میں قدم جما رہے ہیں. جیسا کہ کے ٹریڈ
जो कि आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म फराहम कर रहा है कि जहां आपको वो तमाम मालूमात, टिप्स, महफूज सरमायाकारी के लिए मौजूद तरीन माहौल, आम फहम टेक्निकल सपोर्ट और उन सब सवालात के जवाबात मैसर होंगे जो कि एक नया इन्वेस्टर अपना सरमाया लगाने से पहले जानना चाहता है। के ट्रेड स्टॉक मार्केट में नए आने वालों को न सिर्फ वेलकम करता है बल्कि खुसूसी तौर पर इस ऐप के बनाने का मकसद नए और छोटे इन्वेस्टर्स को मवाफिक माहौल फराहम करके उनका एतमाद और दिल जीतना है। के ट्रेड आपको शेयर्स की खरीदो फरोख्त की मुख्तलिफ हिकमत अमलियों के हवाले से मुआवनत फराहम करने के साथ साथ हर लम्हा आपके साथ मौजूद रहता है ताकि आप मुस्तकबिल में किसी भी ट्रेडर की मुआवनत के बिना ही खरीदो फरोख्त करने के बन सकें। जी, रिपोर्ट आपने देखी, बड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स रेस किए गए हैं कि कभी आपका मूड होता है कि आप अकेले बैठ के रिसर्च करें खुद और खुद से जो है ट्रेडिंग करें, तो वो भी अवेलेबल है ऑप्शन। और अगर आपका मूड है कि नहीं आप किसी से बात करें सर्विसेज के थ्रू या कस्टमर सर्विस के थ्रू, जो आपके पास ऑप्शन है उनके थ्रू आप जो है वो रिसर्च करके फिर आप अपने ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो ये आपके पास ऑप्शंस बहुत सारे हैं, मॉक्स के भी ऑप्शन है, आपके पास वर्चुअल करेंसी है, आप उन्हें उसके थ्रू जो है वो थोड़ा सा एक्सपीरियंस कर लिया कि थोड़ा सा अपनी ही एक अवेयरनेस बिल्डअप कर ली। तो ये तमाम चीज़ें एक एप्लीकेशन के अंदर, के ट्रेड के अंदर मौजूद है और इसके थ्रू आप सारे जो है वो ऑप्शंस को फिंगर टिप्स पे यूज़ कर सकते हैं। साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। साथ रोल की बात हो रही है, लेकिन पहले मैं चाहूँगी कि हैदराबाद वाला क्वेश्चन कर लूँ, जो आपका रिस्पॉन्स रहा वो कैसा रहा, कितनी पब्लिक आई, कैसे फिजिकल शेयर्स थे, क्या क्या चीज़ें थी, प्लीज़ बताएं। So, of course, investor class is always out there, जिसमें जो कि पहले भी इन्वेस्ट करते रहे हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में, लेकिन हमें जो वहाँ पर एक्सपीरियंस हुआ वो ये था कि काफ़ी सारे इस तरह के इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने फिजिकल शेयर्स अपने हेल्ड किए हुए थे और अब वो सेल करना चाहते हैं, लेकिन ऑफ कोर्स वो अभी तक कन्वर्ट नहीं हुए हैं CDC में। सो it's really unfortunate कि they have not been able to do that earlier with anyone else, जो दूसरे जिस तरह से स्टॉक ब्रोकिंग फर्म्स हैं उनके साथ ये सहूलत मिल सकती थी, लेकिन मेरे ख्याल में कोई अप्रोच इस तरह की नहीं रही है इस तरह के इन्वेस्टर क्लास को एड्रेस करने की उनके कंसर्न्स। तो मेरे ख्याल में हमें उस तरह का काफ़ी एक अच्छा रिस्पांस मिला कि ऐसे तमाम इन्वेस्टर्स जो कि पहले इन्वेस्ट करते रहे हैं लेकिन उनको अब इस तरह की कोई सपोर्ट सर्विसेज नहीं मिल रही हैं, दे आर इट वाज एन ओवरवेलमिंग रिस्पांस आई वुड से, कि जिसमें वो चाहते हैं कि उनको कोई असिस्ट करे इन टर्म्स ऑफ फिजिकल से CDC में कन्वर्ट कराना। ये इस तरह की हमने काफ़ी उनको इस तरह सर्विसेज ऑफ़र की हैं। तो मेरे ख्याल में इस तरह की जब सर्विसेज मिलती हैं तो फिर क्लाइंट्स दे फील कॉन्फिडेंट अबाउट द मार्केट और फिर वो कोशिश करते हैं कि अपने जो फर्दर उनकी सेविंग्स हैं उनको भी चैनलाइज करें स्टॉक्स के अंदर। अच्छा, उनको ज़रा भी जो वो क्लाइंट्स थे उनको अवेयरनेस नहीं थी, बस उनके पास शेयर्स थे वो उन्होंने उठा के रखे हुए थे फिजिकल। तो यूजुअली होता ये है कि ग्रैंड पेरेंट्स, फादर, उन लोगों ने किसी ने इन्वेस्ट किया होता है एंड देन उसके बाद वो अपॉर्चुनिटी नहीं होती, क्योंकि यूजुअली जो हमारे यहाँ अगर इन्वेस्ट होते रहे शेयर्स तो वो बाय एंड होल्ड स्ट्रैटेजी पे रहें। So, you would buy a certain stock and you will not sell it for the next 20 years. पाकिस्तान मार्केट में ऑफ कोर्स जो एक्टिव प्लेयर्स हैं वो तो इसकी इम्पोर्टेंस को जानते हैं कि वॉलेटिलिटी होती है और उस वॉलेटिलिटी में उनको अक्सर एंट्री और एग्जिट का एक मौका मिलता है, right. और जब वो एंट्री और एग्जिट का मौका मिलता है तो उससे वो अपने रिटर्न्स को और इम्प्रूव कर लेते हैं। लेकिन ऑफ कोर्स एक दूसरी एसेट इन्वेस्टर क्लास ऐसी रही है जो कि जिन्होंने बाय किया और होल्ड किया हो उन स्टॉक्स को जो कि डिविडेंड यील्डिंग है, तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम होता ये है कि डिविडेंड मिलता रहता है आपको और आपके कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट वो नेग्लिजिबल हो जाती है या ज़ीरो हो जाती है। सो मोस्ट ऑफ दोज इन्वेस्टर्स हैव बीन के जिनके फिजिकल शेयर्स है कि वो अब शेयर्स जो है उसकी कॉस्ट ज़ीरो हो चुकी है, नाउ दे वांट टू सेल, they want to benefit and maybe invest in some other stock or maybe even another asset class, लेकिन उनको ये इस तरह की असिस्टेंस नहीं मिल पा रही थी जिसमें वो चाहें तो अपने स्टॉक्स को कन्वर्ट कराएं CDC में। जब वो डिजिटल फॉर्म में आ जाते हैं तो फिर इट बिकम्स ईजियर। एंड ड्यूरिंग द पास्ट 10 years दिस इज़ व्हाट द ट्रांजिशन हैज़ हैपेंड, कि जिसमें तमाम वो फिजिकल शेयर्स जो पहले फिजिकल फॉर्म में होते थे अब उनको फिर CDC ने उसको कन्वर्ट करा लिया। जब वो डिजिटल फॉर्म में आ चुके हैं तो उनकी जो तरसील है या ट्रांजिशन है, सेविंग आपकी समझेंगे सही जगह पर आ गई है और इजी हो गई। अच्छा, रोल ऑफ के ट्रेड की बात हो रही है, आपने रिपोर्ट भी देखी, के ट्रेड ने अपना रोल प्ले किया जैसे हैदराबाद जैसे एक शहर में और जहाँ पे इतनी अवेयरनेस बिल्डअप की, तो आप समझते हैं कराची और भी शहरों में जाना है और कितनी ज़्यादा ज़रूरत है पाकिस्तान में अवेयरनेस की कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आएँ और अट्रैक्ट हों और छोटे छोटे अमाउंट से इन्वेस्ट करें या जैसे जिसका जितना एपेटाइट है
उस हिसाब से इन्वेस्ट करें? सो हम जानते हैं कि तकरीबन इस वक्त 2.5 लाख यूनिक इंफॉर्मेशन नंबर्स हैं जो कि रिफ्लेक्ट करते हैं कि कितने 2.5 लाख इन्वेस्टर्स हैं पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं. बट एज आई जस्ट मैंशन इनिशियली के तकरीबन 80 मिलियन मोबाइल यूनिट्स वॉलेट्स जो हैं वो आ चुके हैं, विच रिफ्लेक्ट के सेविंग्स भी हैं यहाँ पर. उसमें इनफैक्ट एक अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट दैट नीड्स टू बी मेंशन इसके 60 बिलियन की वहाँ पर डिपॉजिट्स भी हैं इन 80 मिलियन अकाउंट्स के अंदर. सो नेचुरली दे वांट this kind of saving needs a channel and an avenue where you would want to invest in certain stocks. So जहाँ तक ये ज़रूरत की बात है कि इंफॉर्मेशन देने की, यहाँ पर अगर हम बांग्लादेश से कंपेयर करें तो ऑफ कोर्स वहाँ पर एक बहुत बड़ी इन्वेस्टर बेस है. आपके पास पिछले 50 साल में हम सिर्फ 2.5 लाख UINs कर सके हैं, तो दिस इज बिल्कुल, ये है समथिंग बात. वी नीड टू इंक्रीज दीज नंबर्स. सो के ट्रेड का जो मेन मोटो है वो है भी यही कि तमाम जो हमारी पॉपुलेशन है, जो मैसेस है, उन तक सेविंग्स का जो कल्चर है उसको इनकलकेट करें. जस्ट लाइक 2-3 days back when Shaukat Tareen साहब was here in Karachi and he was actually addressing the same issue कि यहाँ पे सेविंग्स का कल्चर इम्प्रूव करने की ज़रूरत है. यहाँ पे 15 और 16% के जो सेविंग रेट है, इससे अब बात नहीं बनेगी. हमें इसको बहुत इम्प्रूव करके लेके जाना है, और ये आगे जब जाएगा तो फिर ऑफ कोर्स ये सेविंग्स जो हैं फिर डिफरेंट एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट होंगे. सो एक्विटीज एज आई वाज जस्ट मेंशनिंग कि बहुत एक अच्छी एसेट क्लास है जिसमें वो इन्वेस्ट कर सकते हैं. एक आसान तरीके से उसमें एंट्री भी है और उसमें एग्जिट भी है. तो जो हमारा जो मिशन है वो यही है कि तमाम मैसेज तक ये मैसेज पहुँचे, वो इस बात को समझें कि सेविंग्स करना और उसके बाद उसको सही तरह से सही एवेन्यूज़ में डिप्लॉय करना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अच्छा, जब इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की जाए, कोई न्यू इन्वेस्टर जो कि खुद ट्रेडिंग करना चाहता है विद योर रिसर्च प्लेटफॉर्म, तो जब सेविंग यानी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की जाए तो कौन सा जो एक मेन पॉइंट्स हैं वो जहन में रखने चाहिए, और किन किन सेक्टर्स को या फिर एक ही सेक्टर में जाना चाहिए, कौन से पॉइंट्स जो हैं वो जहन में रखें? ऑफ कोर्स मेरे ख्याल में जो के ट्रेड के ऐप जो एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है, उसमें एक डेटा एनालिटिक्स है. और उस डेटा एनालिटिक्स में आपको ना सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस मिलेगा बल्कि फंडामेंटल रिसर्च भी मिलेगी. उस फंडामेंटल रिसर्च के अंदर हमारी जो रिसर्च टीम है उसके अपने रिसर्च नोट्स होते हैं, इन्वेस्टमेंट आइडियाज़ होते हैं जो कि अब हम वीकली बेसिस पे भी कर रहे होते हैं, एंड टाइम एंड अगेन थीमेटिक रिसर्च रिपोर्ट्स भी आ रही होती हैं. तो इन्वेस्टर्स को एक इस तरह से एक एक्सपीरियंस हो सकता है कि वो देखेंगे कि उनके पास डिफरेंट आइडियाज़ टाइम टू टाइम आ रहे हैं. इस डेटा एनालिटिक्स पोर्टल के अंदर इसके अलावा जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो कंपनीज़ का जैसे PSX के ऊपर डेटा अवेलेबल है, उससे कहीं ज़्यादा डिटेल में यहाँ पर कंपनी के जो फंडामेंटल्स हैं वो वहाँ पर रिफ्लेक्ट होते हैं, उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आ रहे होते हैं. सो एनीवन हु हैज़ सम फेमिलियरिटी एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वो इन तमाम इस डेटा पोर्टल को इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली अच्छे तरीके से उसको यूज़ कर सकते हैं, और अपनी रिसर्च के तहत भी वो उसको जान सकते हैं कि कौन से स्टॉक्स और कौन से सेक्टर्स में करना चाहिए. बट अदरवाइज एज आई जस्ट सेड कि हमारी टीम वहाँ पर हर वक्त मौजूद है. जब भी आप चाहेंगे जस्ट ऑन द क्लिक ऑफ अ बटन और अदरवाइज जस्ट डायलिंग द नंबर you can contact us and we will advise you as to where do you need to invest, where should you invest and how can you improve your returns. अच्छा, इन्वेस्टमेंट का जो एक टाइम फ्रेम है वो कितना होना चाहिए? टाइम ड्यूरेशन फॉर एन ईयर, और आप समझते हैं फॉर 2 years 3 years या फिर मंथ्स के लिए काफ़ी? सो मेरे ख्याल में यहाँ पर ये चीज़ जाननी बहुत ज़रूरी है कि हर इन्वेस्टर का एक प्रोफाइल होता है. सो फॉर एग्जांपल देयर आर इन्वेस्टर्स हु वुड वांट टू बाय एंड होल्ड सर्टेन स्टॉक और सर्टन पोजीशंस फॉर अ सर्टन टाइम. यूजुअली जो है वो 1 साल तक का एक टाइम फ्रेम रखा जा रहा होता है. पाकिस्तान मार्केट में कुछ इस तरह के इन्वेस्टर्स होते हैं जो कि फ्रिक्वेंटली ट्रेड करते हैं, या उनका कैश इनफ्लोज और आउटफ्लोज जिस तरह से आते हैं, जो उनकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं कैश फ्लोज की, वो भी इस तरह से होती हैं कि बहुत शॉर्टर ड्यूरेशन की होती हैं. अच्छा. तो चाहें तो वो 1 क्वार्टर के लिए कर सकते हैं. मेरे ख्याल में एक जिस तरह से हमने अब तक एक्सपीरियंस किया है, जनरली जो इन्वेस्टर्स हमारे पास आते हैं और इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, उनका जो होराइजन होता है वो तकरीबन 1 साल का होता है. अच्छा, 1 साल के होराइजन जो है वो आप समझते हैं कि ये तो होना ही चाहिए? 12 months का एक नॉर्मली होता है. उसमें एक फुल इन्वेस्टमेंट साइकिल होती है. व्हेन यू इन्वेस्ट, व्हाट यू डू इज यू इन्वेस्ट इन अ सर्टेन स्टॉक विद अ व्यू कि ये एक सर्टेन टाइम फ्रेम में किस तरह से परफॉर्म करेगा, इसकी अर्निंग्स कितनी आएंगी. समटाइम्स मार्केट होती है तो वो एक तरफ फ्लो हो रहा होता है उसका, कुछ ऐसे स्पेसिफिक स्क्रिप्ट्स हैं
समटाइम्स पेनी स्क्रिप्ट्स हम डेली बेसिस पे वॉल्यूम लीडर्स देख रहे होते हैं, उनमें डेली बाइंग, डेली वो मतलब कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से वो डेली वॉल्यूम लीडर्स का हिस्सा रहते हैं. तो ऐसे स्क्रिप्ट्स के बारे में क्या कहेंगे, और जो न्यू इन्वेस्टर्स हैं उनको ऐसे फ्लो के साथ फ्लो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? सो प्राइमरीली जो असल इशू है इसमें तो वो तो ये होता है कि आपका इन्वेस्टमेंट आइडिया क्या है. क्या आप अच्छा. जब भी आप इन्वेस्ट करते हैं तो आप फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स देख कर इन्वेस्ट कर रहे होते हैं. अच्छा. तो इसमें ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि रादर देन कि आप पेनी स्टॉक्स पे पर से जाएं कि क्योंकि वो एक सस्ता स्टॉक है, चाहे वो ₹2 का हो या ₹1 का हो या चंद पैसों का हो, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि उसके फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स क्या हैं. सो अगर फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स इस तरह के हैं जिसमें कि उसमें अर्निंग्स में ग्रोथ नज़र आ रही है, अच्छा. बिजनेस के प्रॉस्पेक्ट्स अच्छे हैं, तो वहाँ पर ऑफ कोर्स इन्वेस्ट करना चाहिए. और इसी तरह के इन्वेस्टमेंट आइडियाज़ में यूजुअली हम देखते हैं कि इन्वेस्टमेंट की जाती है, चाहे वो टेक्नोलॉजी के स्टॉक्स हों, चाहे वो मीडिया कंपनी रिलेटेड स्टॉक्स हों. तो लोग जो हैं बेसिकली इसी चीज़ को देख रहे होते हैं कि आगे फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स किस तरह से हैं, उसी के बेसिस पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए. बिसाइड्स के ऑफ कोर्स एक होता है अफोर्डेबिलिटी. सो जनरली पीपल थिंक के कोई सस्ता स्टॉक परचेज करके वो प्रॉबेबली चंद पैसों उसकी में उसका quantity रिटर्न बहुत सारी बहुत आ ज़्यादा जाए. एक नंबर ऑफ शेयर्स ले सकते हैं, बट ऑफ कोर्स दैट्स नॉट द आइडिया. द मेन एम इज़ कि आप किसी स्टॉक में जब इन्वेस्ट करें तो उसके फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट ज़रूर देखें. वो ऑफ कोर्स अच्छे प्रॉस्पेक्ट्स होंगे, चाहे वो डिविडेंड के हों, चाहे वो कैपिटल गेन के हों. कंपनी की अर्निंग्स सॉलिड होनी चाहिए, उसकी बैलेंस शीट स्ट्रांग होनी चाहिए. वो अगर उस कंपनी के फेवर में, उसके बिजनेस के डायनामिक्स को फेवर करती हैं तो ऑफ कोर्स वन शुड इन्वेस्ट इन दोज स्टॉक्स. चलें, मैं कुछ बात करना चाहूँगी न्यूज़ के बारे में. स्टार्टिंग ऑफ द प्रोग्राम आपने कहा था कि कोल प्राइस जो है वो बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं. कोल प्राइस तो अब गालिबन कम होते हुए दिखाई दे रहे हैं. जी. तो अब जबकि सीमेंट सेक्टर के लिए ये अट्रैक्टिव वैल्यूएशन बन सकती है, कोल प्राइसेस का ऑब्वियसली डायरेक्ट एक इम्पैक्ट है इसके ऊपर, एक इन्फ्लुएंस है दिखाई दे रहा है. तो क्या एडवाइस करेंगे लोगों को कि अब क्या किया जाए, और जबकि पॉलिसी रेट का भी ट्रेंड दिखाई दे रहा है, तो अब सीमेंट सेक्टर के अंदर क्या एडवाइस होगी आपकी? सो जनरली आई वुड जस्ट मेंशन कि इस वक्त हम अगर ग्लोबल ट्रेंड देखें तो एक ये सुपर कमोडिटी साइकिल है. जैसे कि अच्छा. हमने 2001 में देखा था, एक सुपर कमोडिटी साइकिल थी जिसमें एक डिमांड पुश था, जिसमें प्राइमरीली चाइना की तरफ से एक बहुत ज़्यादा डिमांड थी तमाम कमोडिटीज़ की, और तमाम कमोडिटीज़ की प्राइसेस भी फिर काफ़ी ज़्यादा ऊपर गई थी, जो कि 2001 से लेकर 2012 तक रही थी. इसमें कोल की प्राइस भी ऊपर गई थी, इसी तरह से क्रूड ऑयल की प्राइसेस सबसे ज़्यादा ऊपर गई थी, नेचुरल गैस की प्राइसेस ऊपर गई थी. Very recently, right after COVID, and we are probably still at the tail end of COVID, one can say. Exactly. अल्हम्दुलिल्लाह. जी, तो उसमें हमने ये देखा है कि दोबारा से एक स्पाइक आ रही है. तो वो जो पेंट अप डिमांड थी उसकी वजह से भी एक हम ट्रेंड देख रहे हैं कि तमाम कमोडिटी प्राइसेस जो हैं वो ऊपर की तरफ गई हैं. कोल की प्राइसेस जो लास्ट ईयर तक हम $80-90 एवरेज देखते थे, अभी 1-2 हफ्ते पहले तक वो तकरीबन $250 तक भी गई हैं पर टन. तो ऑफ कोर्स दिस इज़ अनसस्टेनेबल, दिस इज़ नॉट गुड फॉर द बिजनेस, विच इज़ वाई वी सॉ के अभी रिसेंटली हमने देखा था कि सीमेंट सेक्टर के स्टॉक्स जो थे वो काफ़ी बुरी तरीके से अफेक्ट हुए थे, काफ़ी नीचे आए थे. और उसमें दोनों चीज़ें अफेक्ट करी थी, जिसमें कि रुपी डॉलर पैरिटी है कि जो 164-165 की होती थी, पिछले 2-3 हफ्तों में हमने देखा वो 175 तक गई. इसी तरह से कोल की प्राइसेस जो $80-90 होती थी और आहिस्ता आहिस्ता ये बढ़ के तकरीबन 120 हुई थी, वो डबल हो गई $250. तो एज यू जस्ट सेड कि रिसेंटली हमने ये देखा है कि कोल की प्राइसेस काफ़ी नीचे आई हैं और वो तकरीबन $140-150 के करीब ट्रेड कर रहे हैं. सो दिस ऑफ कोर्स इज बोर्ड्स वेल फॉर द सीमेंट सेक्टर एट द मोमेंट, बट एट द सेम टाइम जैसे हमने कहा कि जिस तरह से स्विचिंग हो रही है उसमें ये नज़र आ रहा है कि लोग सीमेंट सेक्टर में जिस तरह से अभी इन्वेस्टेड थे, अब वो सीमेंट से निकल के फॉर एग्जांपल बैंकिंग स्टॉक्स की तरफ जा रहे हैं. एग्जैक्टली. क्योंकि इन्फ्लेशनरी टेंडेंसी बढ़ रही है. चलिए साथ में यहाँ आपको पॉज करूंगी, अभी हम चलते एक ब्रेक की जानिब, साथ रहिए. KASB K-Trade लाया इन्वेस्टमेंट की सहूलत तमाम पाकिस्तानियों के लिए. अब पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आप पाकिस्तान की टॉप कंपनीज के हिस्सेदार बन सकते हैं, वो भी निहायत ही आसान तरीके से. बस K-Trade ऐप डाउनलोड करें और पाएं रिसर्च पोर्टल तक रसाई, सबसे कम चार्जेस और घर बैठे पाएं बेहतरीन सरमायाकारी का मौका, कहीं भी कभी भी.
KASB K Trade। अब इन्वेस्टमेंट करे हर कोई। वेलकम बैक नाजरीन। सीमेंट सेक्टर के हवाले से बात हो रही थी, लेकिन अभी हम पूछना चाह रहे हैं आईटी रिलेटेड क्वेश्चन। तो साथ से पूछते हैं कि आईटी स्टॉक्स में क्या हो रहा है। साथ जो सबसे ज़्यादा एक हम कहेंगे इम्प्रूवमेंट दिखाई दी है और मार्केट के अंदर एक न्यू ट्रेंड दिखाई दिया है, वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर्स के हवाले से दिखाई दी। तो आईटी स्टॉक्स कहाँ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं और जो न्यू इन्वेस्टर्स हैं उनको आईटी को अपने बास्केट में डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए? एब्सोल्युटली। सो मेरे ख्याल में ये थीमेटिक इन्वेस्टमेंट जो है वो अगर हम ग्लोबली देखें तो वो उसमें काफ़ी एक आपको ट्रेंड नज़र आएगा कि वो तमाम इन्वेस्टर्स जो कि फॉरेन इन्वेस्टर्स स्पेशली जो कि ऑयल एंड गैस सेक्टर के अंदर इन्वेस्ट कर रहे होते थे या फिर ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे होते थे, वो अब तमाम के तमाम जा रहे हैं ESG इन्वेस्टमेंट रूल्स की तरफ फॉलो करते हुए। और ESG इन्वेस्टमेंट्स को अगर वो फॉलो करें तो वो तमाम उन कंपनीज़ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं जो कि एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन को प्रोटेक्ट करें या फिर उसको ख़राब ना करें एनवायरनमेंट को। इसी तरह से सोशली रिस्पॉन्सिबल हों और इसी तरह से गवर्नेंस के जो जितने भी पैरामीटर्स हैं, रूल्स हैं, चाहे वो टैक्सेशन की पॉलिसीज़ हों या लेबर रिलेटेड इशूज़ हैं, उनको वो एडहेयर करें। सो यही रोल अब हम समझते हैं कि आगे फ्यूचर में जाके भी नज़र आएगा। और मेरे ख्याल में जो बेस्ट सूटेड कंपनीज हैं या सेक्टर्स हैं वो उसमें टेक्नोलॉजी नंबर 1 नज़र आएगी आपको, कि जिसमें टेक्नोलॉजी रिलेटेड स्टॉक्स का इस तरह से कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है एनवायरनमेंट पे फॉर इंस्टेंस। बिसाइड्स दैट आई वुड आल्सो मेंशन के टेक्नोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम के ट्रेड को देखें तो वी आर दी ओनली फिनटेक इन द कंट्री वेयर फॉर इंस्टेंस यू कैन इमेजिन के फिनटेक का जो मेन रोल है वो तमाम कस्टमर्स को और क्लाइंट्स को तमाम सर्विसेज प्रोवाइड करना है, बिल्कुल। जिसके तहत वो बेहतर और आसान तरीके से अपनी इन्वेस्टमेंट डिसीजंस ले सकें। सो ग्लोबल भी अगेन अगर हम इसके अंदर ट्रेंड देखें तो जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है जो के ट्रेड फ्यूचर में जाके मजीद अपनी सर्विसेज इस तरह से इम्प्रूव कर रहा होगा, वो होगा डिफरेंट एसेट क्लासेस जो वहाँ पर उस ऐप पे आपको नज़र आएंगी। सो वी आर ऑलरेडी वर्किंग ऑन अ सुपर ऐप जिसको हम कह सकते हैं कि जिसमें आपको तमाम डिफरेंट प्रोडक्ट्स, ना सिर्फ एक्विटीज, एग्जैक्टली हमें डे बाय डे न्यू सरप्राइजेस मिल रहे हैं के ट्रेड के थ्रू, राइट? आई वुड से कि वहाँ पे एक देयर इज ऑफ कोर्स गोइंग टू बी एन एलिमेंट ऑफ सरप्राइज। आई वुड नॉट वांट टू डिस्क्लोज मच, बट आई कैन से कि डिफरेंट एसेट क्लासेस आपको वहाँ पर नजर आएंगी। आपको सिर्फ एक्विटीज नहीं बल्कि प्रॉब्ली म्यूचुअल फंड्स भी नजर आएंगे, जो कि इन्वेस्टर्स के लिए काफ़ी एक फ़ायदेमंद चीज़ होगी बिकॉज उनको एक वन विंडो सोल्यूशन ऑफर हो रहा होगा। सो इट्स नॉट ओनली के वो सिर्फ एक एसेट क्लास में इन्वेस्ट कर सकते हैं। थक जाते हैं ना, आप ये डालो, ये नंबर, ये चीज़, तो आप सोचते हैं वन टच पे सारा काम हो रहा है, तो दिस इज़ द इजी वे कि आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आई बिलीव कि उसमें जो बहुत ही एक अच्छा फीचर है वो है कंपैरिजन। So for example, if one would want to even buy an insurance product, they would be able to compare those insurance products that are being offered by different insurance companies. चाहे वो लाइफ अच्छा, इंश्योरेंस हमारे पास कंपैरिजन होगा कि ये इतना रेशो है और ये चीजें। Wow. And not only that, another wow, बहुत सारे wow हो गए। The app will also enable to actually understand your your investor profile, and based on your investor profile, the algorithms will actually help you identify what sort of asset classes are right for you and where should you invest. Those kind of options will be highlighted to that particular investor. Sometimes आप इतनी बड़ी कंपनी को देखते हैं और आप चाहते हैं कि हम भी इसका बिजनेस का पार्ट बन जाते, तो फिर वही जो प्रोडक्ट्स होती हैं वो अली से भी हमने यही क्वेश्चन किया था, अली फरीद आपके KSB के जो चेयरमैन हैं, उनका भी यही कहना था कि कभी कभार हमारा मूड होता है कि हम इतनी बड़ी प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, हम इसके बिजनेस के जो है वो पार्ट बने और इस बिजनेस में जो है वो पार्टिसिपेट करें। तो आप समझते हैं कि इतने बड़े बड़े बिजनेसेस के जब कंपेरिजन्स होंगे हमारे पास तो कितना ईजी हो जाएगा? So of course naturally as an investor तो आपको ये फ़ायदा होगा कि बेहतर प्राइसिंग होगी, आप अपना सही रिटर्न जो है वो डिवाइस कर सकेंगे, और इंफॉर्मेशन कंप्लीट होगी। यहाँ बहुत सारे इन्वेस्टर्स को अपने ऑप्शंस का पता नहीं होता, कई दफ़ा राइट्स का पता नहीं होता। जब वो ऑप्शंस उनके पास होंगे अवेलेबल, दे विल बी एबल टू सिलेक्ट एज पर देयर risk appetite. So for example, there will be an investor who is probably aged 50, 55 or 60. They would not want to invest in any stock which has a huge oscillation. So jitni zyada variation uske andar hogi, they will be afraid
کہ उनका पैसा डूब जाएगा, तो उनके लिए ऑफ कोर्स दूसरी एसेट की क्लासेस पूरी होंगी लाइफ अदरवाइज। की एक सेविंग होती Absolutely. है, और ये तो ऑब्वियसली फिनोमेना है कि ऑसिलेशन नहीं चाहिए. इट्स तो अ राइट हर आइडिया. एसेट इन्वेस्टर क्लास के लिए फिर आपके पास उस तरह की प्रोडक्ट है, ना सिर्फ विद इन अच्छा, इक्विटीज आप बट अमाउंट अदरवाइज। को देख के भी प्रेफरेंस देते हैं Absolutely. कि एक अगर मिनिमम अमाउंट से शुरू किया है तो चले इनको ये वाली प्रोडक्ट्स दें जिससे ये मैक्सिमम गेन्स ले सकें. सो ऑफ कोर्स द ऐप रिकग्नाइजेस कि आपके पास जो भी बैलेंस होगा उसके हिसाब से जो भी आप डिवाइस करेंगे कि हमारे पास इतना इन्वेस्टेबल फंड्स हैं, बिल्कुल. उसके हिसाब से आपको वो एडवाइस जा रही होगी कि अगर आप ये कहेंगे कि हमें इतना रिटर्न चाहिए और हमारे पास इतने इन्वेस्टेबल फंड्स हैं, तो ऑफ कोर्स नॉट ओनली द ऐप इटसेल्फ विल बी हेल्पिंग यू आउट in providing those kind of solutions, will identify and match that need, but otherwise as I just said कि हमारी जो स्मार्ट टीम एप्लीकेशन है, है. चलें, वन Absolutely. वर्ड It फॉर is, दिस it is. एप्लीकेशन, स्मार्ट एप्लीकेशन. अच्छा सर, आपने बैंकिंग सेक्टर का भी जिक्र किया था. ईएनपी सेक्टर की बात हो रही थी कि ईएनपी सेक्टर का एक अपना वेटेज होता था पहले स्टॉक मार्केट के अंदर, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि बैंकिंग सेक्टर, आईटी स्टॉक, सीमेंट सेक्टर ज़्यादा अपनी स्पेस क्रिएट करते हुए दिखाई दे रहे हैं. तो अब जबकि अब एक ट्रेंड शो होते हुए दिखाई दिया है पॉलिसी रेट्स का, तो आप समझते हैं बैंकिंग सेक्टर भी अपनी एक स्पेस बना रहा है, दोबारा एक कमबैक कर रहा है मार्केट के अंदर? ऑफ कोर्स. सो इसी तरह से है कि जिस तरह से इंटरेस्ट रेट साइकिल अब हमने देखा है कि पहले आज से 2 साल पहले 14% के इंटरेस्ट रेट्स हुआ करते थे, एंड दैट वाज क्वाइट डैमेजिंग फॉर द बिजनेस कम्युनिटी एज वेल. और जब वो 14% से हाफ कर दिए गए 7% पे, तो हमने देखा कि बिजनेस कम्युनिटी ने, बिजनेस सेक्टर ने काफ़ी अच्छा वो परफॉर्म किया इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ. सो इवन देयर वाज दिस कोविड, वी डिड नॉट फेस दैट सॉर्ट ऑफ हीट. हमें तो प्रॉफिटेबिलिटी, Right. कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होती हुई नजर आई. बिल्कुल बिल्कुल. सो नेचुरली अब जिस तरह से इंटरेस्ट रेट्स इंक्रीज होते हुए नज़र आ रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि बैंकिंग सेक्टर जो है वो नेचुरली परफॉर्म करेगा, वो उसका बेनिफिट होगा. लेकिन अगर हम कॉर्पोरेट सेक्टर की बात करें तो वहाँ पर जो उनकी प्रॉफिटेबिलिटी है उसको हम ये नहीं देखते कि काफ़ी कोई इस तरह से हर्ट होगी जिस तरह के डबल डिजिट्स में जाके वो हर्ट हो रही होती. अभी इन्फ्लेशनरी टेंडेंसीज हैं काफ़ी ज़्यादा. Inflation is on the the higher side. Exactly. तो one can imagine कि interest rates increase हो रहे होंगे, but I believe कि जिस तरह से finance minister ने भी बात की कि हमें एक sustainable growth की ज़रूरत है. Sustainable growth का मतलब ये भी हुआ कि हमें interest rate policy भी देने की ज़रूरत है कि it's not only monetary policy but the fiscal policy as well, जो कि Right. आपकी ग्रोथ ये तो ट्रेजेक्टरी बहुत सेट कर आसानियां सकती हो है. जाएगी, बहुत इजी वे हो जाएगा कि पॉलिसी Absolutely. ट्रेंड जब सेट हो जाएगा. चलें जी, नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं. इंटरनेशनल ऑयल प्राइस की भी बात होगी. कमोडिटीज और फॉरेक्स के लेटेस्ट अपडेट आज की मार्केट में देखते जाते हैं. गोल्ड की पर तोला प्राइस 1,15,700 रुपीज गोल्ड पर 10 ग्राम, 99,200 रुपीज. इंटरनेशनल गोल्ड रेट पर आउंस 1,817.85 डॉलर. आप देख रहे हैं इंटरनेशनली प्राइस बढ़े हैं जिसका इम्पैक्ट लोकल मार्केट पे भी आया है. ऑयल WTI पर बैरल 82.23 डॉलर, ऑयल ब्रेंट क्रूड पर बैरल 83.57 डॉलर. करेंसीज में सबसे पहले यूरो बाइंग रही 197.50, सेलिंग वाज 199.50. यूके पाउंड बाइंग रही 231 रुपीज, सेलिंग वाज 233 रुपीज. यूएस डॉलर बाइंग रही 171.20, सेलिंग वाज 172.70. एंड चाइनीज yuan बाइंग रही 23.75, सेलिंग वाज 23.90. सऊदी रियाल बाइंग रही 45.50, सेलिंग वाज 46 रुपीज. यूएई दिरहम बाइंग एट 47.30, सेलिंग वाज 47.80. कुवैती दिनार बाइंग रही 481.70, सेलिंग वाज 484.20. एंड लास्टली ओमानी रियाल बाइंग रही 392.70, सेलिंग वाज 394.70. जी, यहाँ पर डॉलर प्राइस कुछ अप होते हुए दिखाई दे रही है. इट मीन्स के कुछ पैसा रुपी डेप्रिशिएट हुआ है अगेन. फ्राइडे के मुकाबले में आज के दिन कुछ जो है वो एप्रिसिएशन डॉलर प्राइस पे दिखाई देती है. साथ मौजूद हैं, साथ इंटरनेशनल ऑयल प्राइस के बारे में बात करूंगी, फिर डॉलर के बारे में. इंटरनेशनल ऑयल प्राइस भी हमें जो $80 के करीब में दिखाई दे रहे थे, अब $82 to $83 के करीब दिखाई दे रहे हैं. इट मीन्स कि यहाँ भी एप्रिसिएशन होती हुई दिखाई दे रही है. तो क्या इम्पैक्ट आएगा लोकल मार्केट पे? ऑफ कोर्स ये नेचुरली तो ENP सेक्टर्स को फेवर करता है, बट यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात मेरे ख्याल में यहाँ पे इस तरह से है कि जो इंटरनेशनल प्राइसेस जिस तरह से ऊपर जाती हैं तो पाकिस्तान का जो इम्पोर्ट बिल है एक्चुअली वो अफेक्ट होता है. और जो हमने अब तक एक फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स वहाँ पर डेवलप कर लिए हैं अच्छे साइज़ के, तो वो फिर उसमें डिप्लेशन होती है.
नाज़रीन, कौमी सलामती से मुतालिक पार्लिमानी कमेटी का अहम इजलास स्पीकर असद कैसर की ज़ेर सदारत हुआ। कौमी असम्बली और सेनेट पर मुश्तमिल अरकान इजलास में शरीक हुए। गिलगित बल्तिस्तान के वज़ीर आला, आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म समेत पार्लिमानी रहनुमाओं ने इस इजलास में शिरकत की है। अस्करी हुकाम की जानिब से कौमी सलामती के दाखिली और खारजा उमूर पर पार्लिमानी कमेटी को ब्रीफिंग दी गई है। पाकिस्तान बरादर अफ़गान अवाम के हवाले से भी इस इजलास में गुफ्तगू हुई। पाकिस्तान अफगानिस्तान में अमन के लिए अपना किरदार अदा करता रहेगा। आपको बताते चलें, कौमी सलामती उमूर से मुतालिक पार्लिमानी कमेटी का इजलास स्पीकर असद कैसर की ज़ेर सदारत हुआ। कौमी असम्बली और सेनेट पर मुश्तमिल अरकान इजलास में शरीक हुए। अस्करी हुकाम की जानिब से कौमी सलामती के दाखिली और खारजी उमूर पर ब्रीफिंग दी गई है। अहम उमूर के हवाले से पार्लियामेंटेरियंस को ब्रीफ किया गया है। इजलास में आला अस्करी हुकाम ने मुल्क की सियासी और पार्लिमानी क़यादत, अरकान कौमी असम्बली, सेनेट, सूबाई और आज़ाद जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान की क़यादत को अहम खारजा, दाखिली उमूर, सलामती, अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस, खित्ते में वकूफ़ पज़ीर होने वाले तब्दीलियों, खुसूसन तनाज़ कश्मीर और अफ़गानिस्तान की हालिया सूरत हाल के हवाले से जामे ब्रीफिंग दी। इसी पर मज़ीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा PTV न्यूज़ इमरान मनसब खान। इमरान मनसब, बताइएगा इस अहम इजलास में दाखिली और खारजी उमूर के अलावा और कौन कौन से अहम उमूर पर ब्रीफिंग दी गई है? जी बिल्कुल, जो इजलास है वो उसमें दाखिली और खारजी उमूर के अलावा जो है खास तौर पर अफगानिस्तान के हवाले से जो है ब्रीफिंग दी गई है DGI की जानिब से। जी, और ये इसमें डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की सदारत में इजलास हुआ है और इसमें तमाम सूबों के वज़ीर आला ने शिरकत की है और इसके अलावा इसमें तमाम वफाकी वज़रा और इसके अलावा जो पार्लिमानी पार्टी के रहनुमा हैं उन्होंने शिरकत की है। जी बताइएगा इमरान मनसब खान, आप हमें आगाह कर थे इजलास ख़त्म हो गया है। इस इजलास में पार्लिमानी कमेटी के इजलास में शुरका को आगाह किया गया पाकिस्तान की उन काविशों के हवाले से, खित्ते में अमन इस्तेहकाम के हवाले से। आप हमें आगाह कर रहे थे कौमी सलामती कमेटी के इजलास के हवाले से। कौमी सलामती उमूर से मुतालिक पार्लिमानी कमेटी का ये इजलास हुआ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कौमी असम्बली सेनेट पर मुश्तमिल अरकान इजलास में शरीक हुए। अस्करी हुकाम की जानिब से कौमी सलामती के दाखिली खारजी उमूर पर ब्रीफिंग दी गई। अफगानिस्तान की सूरत हाल पर भी पार्लियामेंटेरियंस को ब्रीफ किया गया, जबकि मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल के हवाले से भी इस मौके पर अस्करी हुकाम की जानिब से ब्रीफिंग दी गई। कौमी सलामती उमूर से मुतालिक पार्लिमानी कमेटी का इजलास हुआ स्पीकर असद कैसर की सदारत में। इस इजलास में कौमी असम्बली और सेनेट पर मुश्तमिल अरकान ने शिरकत की। अस्करी हुकाम की जानिब से कौमी सलामती उमूर, दाखिली और खारजी उमूर के हवाले से पार्लियामेंटेरियंस को ब्रीफिंग दी गई। ये थी PTV ताज़ा तरीन। KASB K-Trade लाया इन्वेस्टमेंट की सहूलत तमाम पाकिस्तानियों के लिए। अब पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आप पाकिस्तान की टॉप कंपनीज के हिस्सेदार बन सकते हैं, वो भी निहायत ही आसान तरीके से। बस K-Trade ऐप डाउनलोड करें और पाएं रिसर्च पोर्टल तक रसाई, सबसे कम चार्जेस और घर बैठे पाएं बेहतरीन सरमायाकारी का मौका, कहीं भी कभी भी। KASB K-Trade, अब इन्वेस्टमेंट करे हर कोई। वेलकम बैक नाजरीन। हैदराबाद के बाद K-Trade किस शहर में जा रहा है, साद से पूछते हैं। साद हमारे साथ मौजूद हैं। जी साद, अब नया सरप्राइज क्या है ये? सो इट्स एन ऑनगोइंग प्रोसेस ऑफ कोर्स, इन्वेस्टर अवेयरनेस, इन्वेस्टर एजुकेशन। हम इस वक्त गुजरांवाला को टारगेट कर रहे हैं एंड गुजरांवाला प्राइमरीली इट्स गुजरांवाला बट अदरवाइज अ वाइडर ऑडियंस इन पंजाब इन इटसेल्फ। हमारी टीम वहाँ पर होगी। वी आर एक्चुअली डूइंग अ ह्यूज रोड शो इन द सेंस कि वहाँ पे हम इन्वेस्टर्स के पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी कि ना सिर्फ वो K-Trade को जाने, इस ऐप को अच्छे तरीके से वो एक्सप्लोर कर सकते हैं, बल्कि जो PSX से रिलेटेड जो लिस्टेड स्टॉक्स हैं उससे रिलेटेड अगर कोई उनके क्वेश्चंस हैं उनको एड्रेस कर सकते हैं। इनफैक्ट आई वुड वांट कि जिस तरह से ग्रोथ एंटरप्राइज मार्केट, जिस तरह से एक नया जेम बोर्ड स्टार्ट हुआ है, वहाँ पे काफ़ी सारी एक नई ट्रांजैक्शंस आ रही हैं, उसको भी उनको जानने की ज़रूरत होगी। तो यू नो आवर टीम इज़ गोइंग टू बी देयर एंड हेल्पिंग देम आउट इन द सेंस के अगर उनको कोई इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जिस किस्म के भी क्वेश्चंस हों या ऐप से रिलेटेड कोई से भी क्वेश्चंस हों,
ان کو وہ ضرور پوچھیں, ہماری ٹیم سے انگیج ہوں, اور اس طرح سے دس از آر آبجیکٹیو آف کورس. سوال کر سکتے ہیں. اچھا, ایسے ہی چھوٹے چھوٹے شہروں میں جانا اور ایسے لوگوں کو جو ایک ہم کہیں گے اویئرنیس کریٹ کرنا بہت ضروری ہے. تھینک یو سو مچ سعد, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. بہت سارے سوالات ابھی بھی باقی ہیں لیکن ٹائم ختم ہو گیا پروگرام کا. تھینک یو سو مچ, آپ نے پروگرام میں جوائن کیا, ہمیں حصہ بنے. اوور آل آج کے دن ہم نے پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی پرفارمنس اور خاص کر کے ٹریڈ کا جو رول ہے پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں انویسٹرز کو اٹریکٹ کرنے کا, وہ ڈیٹیل ڈسکشن کی. دیٹس آل. پروگرام کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.